और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। जो वाहिनी चलाते हैं, समाचार वाहिनी चलाते हैं, उन सभी का भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज आपसे मुलाकात करने का या रूबरू होने का विषय यह है कि जिस तरह से पिछले सप्ताह रविवार के दिन हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन ने बजट प्रस्तुत किया, उस बजट से किस तरह से इस देश का और प्रत्येक नागरिक का और हमारे जिस तरह से उल्लासनगर एक छोटा व्यवसायिक शहर है, उसको किस तरह से लाभ पहुंचेगा और पूरे देश में किस तरह से हम कदम से कदम मिलाकर एक ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं जब 15 अगस्त 2047 जब देश को 100 वर्ष हो जाएंगे स्वतंत्रता को, तो यह देश हमारा विकसित देश होगा। यह संकल्पना ये संकल्पना हमने करी है, यह बजट उसी की आधार है, उसी की नींव है। अब आप देखिए कि अंत्योदय से सर्वोदय, अंत्योदय का अर्थ यह होता है जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको, और सर्वोदय यानी सभी को किस तरह से हमारी बजट द्वारा जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की और भावना को साकार करता है, और मैंने बताया कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करता है। उल्लासनगर जैसे शहरों के लिए निर्णायक बजट है ये। उल्लासनगर जैसे श्रमिक, व्यापारी, मध्यम वर्ग, प्रधान शहरों के लिए बजट यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहरी रचना जैसे शहर में उल्लासनगर एक केंद्र सरकार की बजट में यह प्रावधान किया गया है जिसकी आबादी 5 लाख तक है या 5 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों को विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, आवास, पानी के लिए विशेष निधि दी जाएगी। अब देखिए, आवास की जो कमी है हमारे शहर में, आवास के बारे में आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीबन 3,500 घर, जिसमें 750 करोड़ उल्लासनगर को प्रदान हुए। इसी तरह से इसकी यह देखी जाएगी, संभावनाओं को जांचा जाएगा कि कहाँ और भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर एक बहुमंजिल इमारतों में सभी जितने भी श्रमिक हैं या जिनके पास खुद का घर नहीं है वह घर मिले, ऐसी प्रावधान इस बजट में है। उसके अलावा आवास के अलावा स्वच्छता, बुनियादी सुविधा, इसकी बुनियादी सुविधा में आप सभी मान लीजिए सड़कें आती है, पीने का पानी आता है, बाग बगीचे आते हैं, पार्किंग आती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए विशेष तौर पर केंद्र सरकार ने उन शहरों के ऊपर रखा है
ताकि शहर का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत भारत। जिस भी शहर का, जिस देश की सड़कें बहुत मजबूत होती हैं या जिसकी सड़कें अच्छी होती हैं, वह देश आर्थिक रूप से सबल होता है। सबसे ज़्यादा मान के चलिए, अगर आप किस देश में रहते हैं और आपका जहाँ उत्पादन होता है, वो चाहे कृषि उत्पादन हो या कोई कल कारखानों में उत्पादन होते हों, अगर उस तक पहुँचने की सड़क पूरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मिल जाए तो उस देश की आर्थिक प्रगति होती है। इस बात को केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और उससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत भारत का नारा दिया गया है। बजट में सड़क, जल निकासी, आवास, पुनर्निवास, शहरी सुविधा पर दिए गए प्रावधान। अब देखिए, जल निकासी का मतलब आपको पता है कि जिस तरह से ड्रेनेज अपने यहाँ पे उल्लासनगर में ड्रेनेज का काम चलता है, जो मल रहता है वह पूरी तरह से निकल जाए, उसके ऊपर भी सरकार ने जोर दिया है कि जिस तरह से आप एक आदर्श शहर उसको मानोगे जिसमें जल निकास हो, स्वच्छता हो, पीने का स्वच्छ पानी मिले और हमारे आवास, जितने लोग हैं सभी के पास आवास हो, ऐसे को एक हम मानते हैं कि एक आदर्श शहर बनता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां विकास के सिद्धांत के सपने साकार होते हैं। उल्लासनगर की पुरानी समस्याओं में समाधान की दिशा में यह बजट एक मजबूत कदम है। अब व्यापारियों को क्या मिला? जो छोटे व्यापारी हैं, MSME व्यापारी पर आत्मनिर्भर भारत। अब जो MSME एक संस्था है जिससे जो सभी व्यापारियों को, पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जो पूरे देश में आप देखेंगे कि उल्लासनगर वैसे भी कल कारखाने का शहर है। छोटे छोटे लघु उद्योग यहाँ पर बहुत पनपते हैं। उनके लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वह अपना उद्योग, अपना प्रोडक्ट पूरे देश में न पूरे विश्व तक, वह जो हमारे आधुनिक तंत्र ज्ञान है, जिससे आप कहते हैं डिजिटल तंत्र ज्ञान, उसके जरिए पूरे विश्व तक उसकी पहुंच हो पाए, इसकी चिंता इस बजट में करी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी हम अब इतने आत्मनिर्भर रहें, अपनी इतनी श्रम शक्ति है हमारे पास। हम सबसे बड़ा देश, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बाद हमारा देश एक युवा श्रम शक्ति का देश है। पूरे विश्व को श्रम हम प्रदान कर सकते हैं और हम हर सेक्टर में भारत के जो हमारे नागरिक हैं, जो युवा वर्ग है, वह उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। वह बुद्धि की तरह से उन्होंने अपना लोहा IT क्षेत्र में पूरे विश्व में मनवाया है। हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें, जो सेवाएं हमारे युवा विश्व के कई देशों में प्रदान करते थे, आज यह सेवा भारत से पूरे विश्व को प्रदान हो। उस युवा को जिसके पास कौशल्य है, जिसके पास योग्यता है, वह भारत से बैठकर पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। उल्लासनगर के छोटे व्यापारी MSME फर्नीचर में, जिस तरह से आप हमारे यहाँ पर देखेंगे, फर्नीचर का उद्योग काफी बड़ा है और वस्त्र का उद्योग जिसमें जीन बाजार हैं और गाउन बाजार हैं, लोग इस बजट से सीधे लाभान्वित होंगे। जो भी छोटे छोटे MSME से जुड़ेंगे वह सीधे लाभान्वित होंगे। वैसे भी हमने देखा है कि हमारे शहर के व्यापारी इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने बुद्धिमान हैं व्यापार करने में। यह प्लेटफॉर्म न भी मिलता था तो वह अपनी योग्यता और कौशल्य का वह अपना प्रभाव पूरे भारत में और अब पूरे विश्व में दिखाने के लिए तत्पर हैं। लोकल को वोकल बनाना, मेक इन इंडिया को मजबूत करने वाला यह बजट रोजगार
सृजन का बड़ा माध्यम बनेगा। अब लोकल से वोकल क्या होता है, छोटी छोटी, अब देखिए हमारे यहाँ पे लोकल चीजें क्या बनती है, गाउन बनता है, फर्नीचर बनता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आप देखेंगे कि गोली बिस्किट जो लोकल लोग यहाँ पर बनाते हैं अपने, उसको वोकल बनाना, उसका उसके लिए एक बड़ा बाजार खड़ा करना, पूरे विश्व को बताना कि जो हमारी चीजें जो लोकल जो हमारे यहाँ के श्रमिक बनाते हैं उस उत्पाद को पूरे देश में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरे भारत में आज चौथे नंबर पर है और हम बड़ी जल्दी तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि भारत में अपने ही उपभोक्ता 61% से ज्यादा हैं, यानी जो हम अपना उत्पादन करते हैं उसकी खपत तो हमारे देश में 61% हो जाती है। तो हमारी आर्थिक जो है, जो हमारी आप कहते हैं कि हमारी 7.2 जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वह जीडीपी जो है 7.2 पे चली है, ये निरंतर बढ़ेगी क्योंकि हमारी खुद की इतनी क्षमता है। 140 करोड़ का देश है, अपनी ही हम 61% हमारे अपने ही उपभोक्ता हैं जो हमारी जितने भी उत्पाद की खपत करते हैं। इस वजह से हमारे देश की, पूरे विश्व की अगर आप जीडीपी देखेंगे उसका स्तर धीरे धीरे घट रहा है या कहते हैं कि सैचुरेशन पे पहुंचा है, लेकिन भारत का जीडीपी निरंतर बढ़ रहा है। इस साल 7.2 तक आएगा और जो विश्व के रैंकिंग देने वाली संस्थाएं हैं उनका अनुमान है कि 2027 में ये 7.4 पहुंचेगा। अब देखिए, मध्यम वर्ग को सम्मान, गरीब को संबल। अभी हमारे यहाँ पर क्या है कि आज भी पूरे देश में मध्यम वर्ग लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और मध्यम वर्ग ऐसा रहता है कि उनकी अमीरों से भी तुलना नहीं की जा सकती और गरीबों से भी तुलना की जा सकती। हम यहाँ सब जहाँ सब लोग बैठे हैं करीब करीब मध्यम वर्ग के लोग बैठे हैं। तो मध्यम वर्ग को किस तरह से सम्मान दिया जाए और मध्यम वर्ग को अपने उसका हिस्सा बनाया जाए, एक जैसे उसके मन में एक भावना देश के प्रति पैदा हो और वह भी देश की आर्थिक गति बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इसलिए विशेष रूप से मध्यम वर्ग को पूरी तरह से सम्मान देने का हमारी सरकार ने इस बजट में बनाया है। और गरीबों को संबल, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिनकी अभी तक गरीबी रेखा से नहीं उतरे हैं, उनको किस तरह से गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए और उसे भी अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तिमत्व के हिसाब से उसका भी विकास हो। यह बजट केवल घोषणाओं का नहीं है बल्कि कल्याण, गरीब कल्याण, मध्यम वर्ग को सम्मान देने वाला बजट है। कर में राहत, आवास, सामाजिक सुरक्षा और उल्लासनगर के हजारों परिवारों को इससे राहत मिलेगी। अब मान के चलिए, अब करीबन 3500 घर तो हमारे यहाँ पे उसका सारा प्रोसेस पूरा हो गया है। अगर 3500 परिवारों को केवल 17 लाख रुपए में एक सुंदर घर मिल जाए और उसके बाद और जितने भी लोग हों उनको अगर हम घर दिलाने में हमारी सरकार कामयाब होती है तो इससे ज्यादा एक राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है आत्मसंतुष्टि का काम नहीं हो सकता। इसीलिए आज तक हम जो कि प्रशासन राज रहा 4 वर्षों में, उस नीति को हम लागू नहीं कर पाए क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस शहर को अगर डीपी से और जो शहर हिसाब से जो आरक्षित प्लाट बचे हुए हैं जिसके ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, भले कहीं झोपड़े बने हैं कहीं घर बने हैं, उसका अगर लागू करने हम जाएंगे तो सामाजिक त्राही त्राही मचेगी। इसके लिए इस प्रश्न का मैं आपको अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सड़कें बड़ी होनी चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। उसका किस तरह से अभी जो हमारी इस महानगर पालिका में सत्ता बनी है उसका किस तरह से अच्छी तरह से उसका हम लोग प्रयोग कर सकेंगे, कैसे कर पाएंगे, वे आगे इसका हम आपको उत्तर जरूर देंगे। लेकिन सत्ता आपकी है, लेकिन जब डीपीआर आप लोग बनाते हैं, महासभा में डीपीआर आप लोगों ने पास किया, प्रस्ताव किया,
तो सोच समझ के किया होगा ना कि शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके मुताबिक। फिर आप अभी लोगों के बारे में सोचेंगे कि इसका नुकसान होगा और उसके बारे में भी सोच रहे डीपीआर भी बना रहे हैं, आप ऐसा डबल कैसे क्या कर रहे हैं? आपको मतलब वो डेवलप हो गया डीपीआर रोड वहाँ बने, अमरनाथ में बने, यहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए, इस शहर की परिस्थिति एक बहुत ही भिन्न है। जब हम डीपीआर बना रहे थे तो हम चाहकर भी उन छोटों जो रोड छोटे नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि डीपीआर के मानकों में ही नहीं बैठ रहा था। यानी एक मानक होते हैं कि कम से कम इतनी खुली जगह होनी चाहिए और इतने रोड होने चाहिए। जब डीपीआर महासभा में पास हो रहा था तो हमारी डीपीआर पास करने की इतनी मजबूरी थी, तो कई सरकारी बैरेकों के ऊपर भी हमने रोड लगा दिए, क्योंकि मानकों के हिसाब से डीपीआर और यथास्थिति के हिसाब से ये शहर बड़ा विचित्र है। इसके लिए इसके जवाब आपको डिटेल में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि उल्लासनगर के लिए ऐसी सुविधाएं दी हैं कि जो शायद पूरे विश्व में, पूरे भारत में किसको नहीं मिलती। ऐसी सुविधाएं, ऐसे ऐसे नियम तोड़। इसका कारण यह है कि हमारे इस शहर में जमीन की बहुत कमी है। हमारे पास डेंसिटी, जिसको घनत्व कहते हैं, वो इतना ज्यादा है कि शायद आपको सोच से बाहर होगा कि किसी शहर का इतना घनत्व नहीं होगा। इसके लिए ये बहुत ही, जो आपका जो प्रश्न है, बहुत ही भावनात्मक है, लोगों के लगने वाला है। इसका किस तरह से अच्छी तरह से इसका निपटारा किया जाएगा, इसके बारे में आपको, अभी तो हमारी सत्ता बैठी है, इससे पहले तो इसके बारे में अवश्य आप सभी लोगों का भी हमें इसमें मार्गदर्शन लगेगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन इतनी बात सही है, आज तो डीपी के हिसाब से नहीं बन रहे। और सर बहुत सरल है एमएसएमई रजिस्टर करना। आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो, बहुत इजी है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और एमएसएमई बहुत सारे उल्लासनगर के बहुत उद्यमियों ने अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और ऑनलाइन के जरिए उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी आते हैं और वो अपना प्रोडक्ट भी देखते हैं। बहुत सरल है, एक बहुत सीधा साधा ऑनलाइन प्रोसेस है, वो कोई भी कर सकता है। सर मगाशी तुम्ही ड्रेनेज सिस्टीम बद्दल बोलला, केंद्र सरकार राज्य सरकारचा पैसा आलेला आहे नगरपालिकेचा, उल्हासनगर स्टेशनच्या बाहेर तुम्ही बघाल वालधुनी नदी, ते इतकी कचरा, इतका घाण, इतका वास येतो, ट्रेनमध्ये जाणारे लोक पण बोलतात की उल्हासनगर आलं म्हणजे असं दुर्गंधी आली म्हणजे उल्हासनगर आलं. तुम्ही एसटीपी प्लॅन साठी करोडो रुपये खर्च केले, पण तो कार्यान्वित केलेला आहे? आम्हाला ज्यापर्यंत आम्ही 2022 पर्यंत, अप्रिल 2022 पर्यंत महानगरपालिकेत ज्यापर्यंत होते त्यापर्यंत तो कार्यान्वित झाला नव्हता. सध्याची परिस्थिती काय आहे, कसं आहे की आपल्याला ह्याचा दुर्दैव म्हणावा लागेल की 4 वर्षापासून सूत्र प्रशासनाकडे होते आणि प्रशासनाने शहराला किती दुर्लक्ष केलेले आहे ते आमच्यापेक्षा जास्त तुम्ही आपल्या ह्याच्यात लिहिलेले आहे. आज तरी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी आज देऊ शकत नाही, पण नक्की तुम्हाला 2-2.5 महिन्याच्या नंतर ह्याची सगळी पाठपुरावा करून अभ्यास देऊन उत्तर देणार आहे. बहुत प्रॉब्लम है, उनको कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहे आप। उल्लासनगर में इतने बड़े बिजनेस है, इतने बड़े, कम से कम मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास है, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उनका माल बाहर निकालने में, आने में, कच्चा माल जब आता है उनको तकलीफ होती है, बाहर निकालने में तकलीफ होती है, पानी का प्रॉब्लम है, सड़क का प्रॉब्लम है, बिजली बराबर नहीं मिलती, ये सब उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कंप्लेन है। आपकी बात जो है कि व्यापारियों से निरंतर हमारा व्यापारी सेल मिलता रहता है और समस्याएं बहुत है, इसमें भी बात सही है। अल्टीमेटली जिस शहर में छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को किस तरह से पूरी सहूलतें मिलें, इस तरह की हमारे संगठन की ओर से चिंता की जाती है। और जब आगे भी इस तरह की कोई भी ऐसी समस्या, भी आपने कहा कि लॉजिस्टिक समस्या है, लॉजिस्टिक समस्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देंगे तो लॉजिस्टिक अपने आप सुधर जाएगी। तो जो समस्याएं हैं वह शहर की भी समस्याएं हैं और व्यापारियों की भी समस्याएं हैं। जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, जब इनको ठीक करेंगे तो वो जो समस्याएं हैं उनको भी उनका छुटकारा मिल जाएगा।
की बैठ रही है, तो मनपा की तरफ से पानी के लिए क्या करते हैं? अभी पानी के लिए हम अपना स्नोप लगाने जा रहे हैं। उसके लिए जो मंजूरी है वह सरकार की तरफ से मिल गई है, करीबन 200-250 करोड़ के बीच की ये मंजूरी है। और अब गतिमान होगा प्रशासन, क्योंकि पहले तो खाली प्रशासन था, अब शासन भी आ गया है। शासन प्रशासन के पीछे जब पड़ता है तो उसके एक अच्छे नतीजे निकलते हैं। मेरे को लगता है कि वह जल्द से जल्द काम शुरू होगा। केजी रोड पे उसी का काम चल रहा है, कुछ जगह पे दुकानें वैसे ही हैं, तो वो दुकानें कब हटेंगी या फिर केजी रोड का पूरा रास्ता कैसे क्लियर होगा, कब होगा? देखिए, केबी रोड का रास्ता बड़ी तेजी से चल रहा है। जो दुकानें कुछ 12, 15, 17 दुकानें हैं जिसका कोर्ट ने निपटारा कर दिया है, अब उनको किनको वहाँ पर वैकल्पिक जगह देनी है। और प्रशासन के तौर पर पिछले 4 सालों में यह नहीं हो पाया। अभी हमारे उप महापौर अमर लोधी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो 15-17 दुकान है जिसका कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, जिस आधार पर उनको वैकल्पिक जगह देकर उसको हटाया जा सकता है। वो रोड क्या बनाया है आपके सहयोगी पार्टी का आरोप है चल रहा है? देखिए, ये इस विषय पे घटिया बनाया है या अच्छा बनाया है, यह तो देखना सरकारी महकमों का काम है। हमारी पार्टी भी हम सत्ता में हैं, हम भी सत्ता में हैं। सत्ता के ऊपर आरोप लगाना, तो यह पूछना पड़ेगा कि वह शासन के जो लोग बैठे हैं पदों पर, उनको क्या अभी तक ऐसा लग रहा है क्या कि वो टीओके में हैं या शिवसेना में हैं? उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।